हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। हम ये अपनी अगली क्लास लेकर आ रहे हैं आरएस अग्रवाल वाली बुक वाली, और आज इसकी तीसरी क्लास है। और हम जो पढ़ रहे हैं, पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं और वो है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मैंने शुरू से करा दिए हैं, और जो शुरू से वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वो अलग है। लेकिन मैंने जो इसमें कराए हैं वो 74 क्वेश्चन लिए हैं। उससे पहले मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। तो 24 तारीख को पैट का एग्ज़ाम भी है, तो पैट का एग्ज़ाम को देखते हुए हम ये वाली किताब भी कर रहे हैं, और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें जो भी हैं। फिलहाल हमने हिंदी कंप्लीट कर दी है, गद्यांश और पद्यांश अपठित होते हैं, वो आप जितना भी अच्छे से करेंगे वो आपको आसानी से हो जाएंगे। फिलहाल हमने जो हिंदी कंप्लीट कर दी अपनी, और रहा मैथ, और मैथ हमारा प्रतिशतता चल रही थी उसमें, और प्रतिशतता मैंने आपको अच्छे से टॉपिक बता दिए हैं, और जो भी टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन कुछ रह गए हैं, वो अब दिन ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से हमने ये वाली बुक शुरू कर दी है। बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर वो वाली बुक कराओ, वो वाली बुक कराओ, तो हमने इसलिए ये बुक शुरू कर दी। तो आज हम जो करेंगे वो करेंगे 90 क्वेश्चन से, और इससे पहले जो मैंने कराई है वो कराई है बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम आपको अच्छे समझ आई होगी। और अब देखना, अब अपने बुक के सवाल हम कितनी आसानी से करते हैं। तो देखिए, अब मैं सवाल लेता हूं। वो हमारा सवाल है, मैंने आपसे कहा था कि आप ये बुक डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में, और फिर करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 90, और 90 क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है। सबसे पहली बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि प्राकृत संख्या होती कौन है। तो प्राकृत संख्या जो होती हैं वो शुरू होती हैं 1 से, 2, 3, 4, 5, 6, जो लगातार चलती हैं वही होती हैं हमारी प्राकृत संख्याएं। क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं। और उसने कहा है कि संख्या हो, तो पूछा है कि 6n स्क्वायर प्लस 6n, 6n स्क्वायर प्लस 6n, और कह रहे हैं कि निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त है। ऑप्शन आप पढ़ लेंगे, ठीक। अब देखिए, अब उसने कहा है कि जो हमारी ये जो है n एक प्राकृत संख्या है, और हमने ये बताया था तुम्हें कि बायनोमियल थ्योरम में हमेशा वो धन पूर्णात्मक है, विषम पूर्णात्मक है, प्राकृत संख्यक है, तो सबसे छोटा अंक लेते हैं। लेकिन ध्यान ये रखते हैं कि उसे रखकर 0 ना बन जाए। यदि 0 बन जाता है तो अगला पूर्णांक लेते हैं। अब इसमें देखो, सबसे छोटा पूर्णांक जो है वो क्या है? 1। यहाँ पर 1 रखिए n के स्थान पर, ये हो गया 6 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 1, तो ये 6 एकम 6 और 6 एकम 6, कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। अब देखिए, इस 12 के फैक्टर जो होंगे, क्यों ऑप्शन उसने ऐसे ही बनाए कि केवल 6 से विभक्त है, केवल 12 से विभक्त है, 6 और 12 से विभक्त है, 18 से विभक्त है। तो देखिए, अब इसमें ये केवल 6 से विभक्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके फैक्टर बन जाते हैं 6 गुणा 12, 6 गुणा 12। तो ये 6 से विभक्त है और ये खुद से भी विभक्त है। कि कोई भी संख्या होती है वो खुद से भी विभक्त जरूर होती है। तो देखिए, तो क्या ऑप्शन होगा हमारा? 6 और 12, 6 और 12 दोनों से क्या है? ये विभक्त है। 6 और 12 दोनों से क्या है? विभक्त है। वही आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा 91। क्या है? 91। और इसमें कहा है, देखिए इस टाइप के सवाल मैंने कराया भी है आपको। इसने कहा कि 4 की घात 61, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64। अब पूछ रहा है कि को पूर्णतः विभक्त करेगी, यानी इसे कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त करेगी। अब देखिए, मैंने ये बताया इन वाले सवालों में हमेशा ही हमेशा सबसे छोटी घात लेते हैं। अब सबसे छोटी घात कौन सी है? 4 की घात 61। कौन सी? 4 की घात 61। अब 4 की घात 61 हो गई, तो जो कॉमन लिया उसके स्थान पर 1, घात कम करे जाओ, कितनी बची? 2, कितनी बची? 3, कितनी बची? 4। देखिए एक बार देखते हैं, यहाँ 1 आ गया, ये 62 है और ये 61 है, कितनी बची? 1।
ये 61 और ये 63 कितनी बची 2, और ये 61 और ये कितनी है 64 कितनी बची 3। ठीक है, अब देखिए ये आ गया 4 की पावर 61 और ये हमारा हो गया 1 प्लस 4 प्लस 4 का वर्ग 16 और 4 घन 64। सबको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 16 4 20, 20 और 60 80 और ये 80 और 4 84 और 4 84 और 85 कितना हो गया 85। जोड़ते हैं एक बार 6 4 10, 6 4 10 और 4 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8। अब देखिए ये किसके पहाड़े में होगा, किसके पहाड़े में होगा। और ऑप्शन दायर 17 है तो 17 के पहाड़े में हो जाएगा, और 17 नहीं है तो इसकी हेल्प लेते हैं कितनी टाइम्स 4 टाइम 61 टाइम्स। तो एक ले लीजिए इसमें से, तो ये हो गया 60 गुणा 4 गुणा 85। मैंने कहता है यदि 17 में है तो 17 17 पंजे 50 17 भाग हो जाएगा, ऑप्शन में 17 है। और यदि ऑप्शन 17 नहीं है तो देखिए कितना हो जाएगा 4 गुणा, ये हमारा हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है हमारे ऑप्शन है 10 और भी ऑप्शन 18। अब देखिए इसमें हमें देखना है कि हमारा ऑप्शन 17 नहीं है। जब ऑप्शन 17 नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 4 पंजे 20 का 0 और 4 8 32, 32 और 2 34। अब 0 किसके पहाड़े में 10 के, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा 10 में हो जाएगा हमारा ये आंसर। किससे विभाजित है ये विभाजित हो जाएगी 10 से। किससे भाई 10 से विभाजित हो जाएगी ये हमारी संख्या। तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार से एक बार और समझाता हूं। देखिए कि यदि सवाल में कहता है कि किससे व्यक्त होगी तो बहुत ही ध्यान समझना है। ऐसे सवाल में हमेशा क्या करना है, ऐसे सवाल में हमेशा सबसे छोटी घात कम लेना है और वही घात कम करके लिखते रहिए। और जिससे यदि ऑप्शन में डायरेक्ट होता 17 तो 17 पंजे 85, 17 होता तो हो जाता 17, लेकिन ऑप्शन 17 नहीं है। तब हमें इसके फैक्टर करते हैं और इसकी सहायता से हम करते हैं कि कितने टाइम गया और फिर ऑप्शन से उठाते हैं। देखिए 0 किस में आता है, ये आता है हमारे किसमें 10 के पहाड़े में। क्या हो गया हमारा 10 हो गया आंसर। क्या हो गया 10 हो गया आंसर। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल लेते हैं और सवाल नंबर लेंगे 92। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 और 92 में क्या कहा है ये देखते हैं हम। 92 सवाल हमारा है 3 की घात 25 और 3 की घात 26 और 3 की घात 27 और 3 की घात 28। ऑप्शन आप देखिए जो भी ऑप्शन होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे सवालों में हमेशा क्या करते हैं, जो सबसे छोटी घात होती है वही कॉमन लेते हैं। इसमें के सवाल मैंने इससे पिछली वीडियो में भी कराए हैं और आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या करा हमने, इसमें 3 की घात 25, भाई सबसे छोटी घात यही तो है, ये ले ले कॉमन। जितना कॉमन लिया उसके स्थान पर 1 और 1 कम कर दीजिए, 25 कम करिए कितनी बची 1, 27 से 25 कम कर कितनी बची 2 और कितनी बची 3, कितनी बची 3। 3 की घात 25 और ये हो गया हमारा 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27। ठीक है, जोड़ लेते हैं कितना बैठता है 30। ये कितना हो गया 27 और 3 30, 30 और ये कितना हो गया देखो 30 ये हो गया और 10 ये कितना हो गया 40, कितना हो गया 40। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जो हमारा 40 को काट दे। तो क्या करेंगे, इसकी सहायता लेंगे, इसकी सहायता लेंगे। कितने टाइम्स ये गया हमारा, ये गया 25 टाइम्स। कितने टाइम्स 25 टाइम्स। तो ये हमारा हो जाएगा 3 की घात 24 गुणा और ये हो जाएगा 1 घात कम कर लेते हैं 3 गुणा 40, 3 गुणा 40। अब देखते हैं ऑप्शन में, तो ये हमारा हो जाएगा 3 की घात 24 और गुणा 3 चौक 12। अब देख किससे विभाजित हो रहा है ये, तो यदि हम यहाँ पर 30 से विभाजित करते हैं इसे तो ये 0 और 3 चौक 12।
तो किससे हो गया विभाजित? ये हो गया 30 से। किससे हो गया? 30 से। यही हमारा हो गया आंसर। ये क्या हो गया हमारा? यही हो गया करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, सवाल नंबर है हमारा 92। 92 हो गया 93। सवाल नंबर है 93। ये सारे के सारे सवाल बायनोमियल थ्योरम पर आधारित हैं। यदि मैंने समझाया आपको कि बायनोमियल थ्योरम क्या होती है तो आप बहुत ही आराम से सवाल को कर देंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने बायनोमियल थ्योरम ही कराई थी। आज जिसने वीडियो नहीं देखी है वीडियो को जाकर जरूर देखें। देखिए सवाल कह रहा है कि 17 की घात, सवाल बोल रहा है कि 17 की घात 200 को 18 से विभक्त कर रहे हैं। विभक्त किससे कर रहे हैं? 18 से विभक्त कर रहे हैं। तो पूछा कि शेष फल क्या होगा, यानी इसका रिमाइंडर क्या होगा। सवाल लिखते हैं, हाँ सही है। तो क्या पूछा? इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए सवाल 17 की घात 200 को विभाजित करना 18 से और पूछा है इसका रिमाइंडर क्या होगा। तुम्हें एक बात समझाने वाला हूं, तुम्हें समझते हैं ढंग से। यदि एक की घात किसी की भी घात सम है, सही है, तो उसका चिन्ह हमेशा प्लस में होता है। और किसी की भी घात विषम है, कोई भी संख्या उसकी घात विषम है तो उसका चिन्ह हमेशा माइनस रहता है। यदि ब्रैकेट के अंदर चिन्ह का है माइनस का, माइनस रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर चिन्ह माइनस का सम घात है तो प्लस रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यही है। देखिए ये शेषफल प्रश्न है और देखते हैं आगे कि 17 की घात 200 भाग किससे करनी है? 18 से। तो इसके दो रिमाइंडर होंगे, एक तो ये खुद 17 होगा और एक कितना कम है? माइनस के 1 कम है। कितना कम है? माइनस के 1 कम है। यदि मैंने ये बताया था कि यदि जिससे तुम्हें आसान लगे, जो तुम्हें जल्दी उत्तर दे दे, उसे अपनाओ। यदि तुम 17 लेते हो तो 17 की घात 200, बताओ कहां तक 17 घात 200 खोलोगे? नहीं करना, ठीक। अब देखो यहां पर लग जाएगा टोसेंट मेथड भी। जो टोसेंट मेथड होता है वो ये होता है कि ए की घात टी और बी बटे बी। जो ए और बी हैं ये होते हैं से अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? से अभाज्य संख्याएं। और जो टी होता है ये होता है टोसेंट। सही है, क्या होता है? टोसेंट। तो टोसेंट मेथड आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा समझा रहा हूं यहां पर। तो टोसेंट मेथड में क्या होता है कि किसी का भी टोसेंट, यानी कोई भी अभाज्य संख्या है और उसका टोसेंट ज्ञात करना है, तो उसका टोसेंट जो भी अभाज्य संख्या है उससे 1 कम होता है। क्या होता है? उससे 1 कम होता है। और ये तभी लगता है जब ए और बी क्या हो? अभाज्य हो, वरना हमें 18 का टोसेंट निकालना पड़ेगा और फिर टोसेंट लगाना पड़ेगा। लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं करना। सही है। अब देखो अभाज्य संख्या मैंने ले ली 5, इसका टोसेंट क्या हो गया? टोसेंट हो गया 4। फिर ये 4 इसकी घात में भाग करता है, तो ये बहुत प्रोसेस लंबा हो जाता है। इससे कुछ सवाल तो बहुत ही आसानी से जाते हैं डायरेक्ट, लेकिन कुछ सवाल में जो हमारा बेसिक काम आता है, जैसे अब इसके दो वो होंगे, क्या होंगे? 2 शेषफल होंगे। एक तो होगा क्या? 17, एक होगा माइनस के 1। तो अब बताइए अगर मैं 17 लेता हूं तो बहुत दूर हो जाएगा, लेकिन मैं माइनस 1 लेता हूं, जैसे ही मैं रखता हूं -1, तो ये कितना बचा? -1 की घात 200 अब बटे 18। अब देखिए ये 200 जो है सम है विषम, तो 200 हमारी सम है। हमने कहा 1 की घात सम है तो हमेशा क्या आएगा? प्लस में आएगा। 1 की घात विषम है तो क्या आएगा? हमेशा माइनस में। लेकिन चिन्ह जरूर देखना है, ब्रैकेट के अंदर वाला चिन्ह माइनस का है, क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 की घात 200। अब 1 की घात 200 हो, कितनी भी हो, क्या आता है? 1 ही आता है। तो रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर हमारा हो गया 1। क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया 1। आपको मैंने समझाया तो इतना टाइम लगाया, वरना आप डायरेक्ट बता सकते हो कि यहाँ घात क्या आ गई? सम। रिमाइंडर कितना बचा? -1। तो सम घात आ गई तो 1 रिमाइंडर। तो जो सम घात है 1 की घात कितनी पे क्या आती है वही आता है। तो रिमाइंडर कितना हो गया? 1। पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर सवाल लेते हैं हम 94। देखिए सवाल नंबर है 94 और 94 सवाल में क्या बोल रहा है वो?
94 में कह रहा है कि x की घात n, देखिए ये तो मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया था वही कॉन्सेप्ट डायरेक्ट उठा दे दिया। x की घात n माइनस a की घात n x माइनस a से, किससे भाई, x माइनस a से पूर्णतः विभक्त तभी होगा जबकि n प्राय संख्या होनी, n प्राय संख्या, कोई भी n प्राय संख्या हो, विषम हो, ऑप्शन दे रखे हैं उसमें पढ़ लेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि प्राय संख्या होंगी जो लगातार चलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलती रहेंगी। और विषम क्या होंगी जानते होंगे आप, 1 3 5 7, और सम क्या होंगी ये भी आप जानते होंगे, 2 4 6 8। और भाज्य अभाज्य कौन सी होंगी, अभाज्य जिनके केवल दो गुणनखंड हों जो स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, ठीक, और कितने गुण हो, केवल 2। तो कौन सी होंगी, सबसे छोटी अभाज्य हो गई 2, फिर 3, फिर 5, और फिर 7, फिर 11, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक बीच में आ जाएंगे। तो तुम इसमें ये देख रहे हो कि ये क्या होंगे, ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं, क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या में देखो विषम भी मिल गया और सम भी मिल गया, ठीक है, और अभाज्य मिल गया। यदि चारों इस प्रकार से ऑप्शन दिए हैं और ऐसा सवाल दिया है तो सबसे पहले मैंने बताया जी n मान लो, m मान लो घात समान। जब घातें समान तो यहाँ पर घात समान, तो n का मान यदि प्राकृतिक संख्या है तो 1 लीजिए, तो x की घात 1 माइनस a की घात 1, तो किससे विभाजित होगा, ये x माइनस a से विभाजित होगा। क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, विषम हो तब भी होगा और सम हो तब भी हो। सम रखिए, देखो 2 रखिए, x माइनस 1 यहाँ इसे रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब भी क्या आएगा, x प्लस ए एक्स माइनस ए, तब भी विभाजित है हमारा ये। फिर अभाज्य रखिए तब भी होगा, विषम रखिए, सम रखिए तब भी होगा। लेकिन इसमें जो बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा वो माना जाएगा n प्राकृतिक संख्या हो। क्या हो, n प्राकृतिक संख्या हो, क्योंकि इन तीनों का समावेश किसमें है, प्राकृतिक संख्याओं में है। तो इसलिए ये ऑप्शन माना जाता है बिल्कुल बेस्ट। क्या बन जाएगा, बेस्ट ऑप्शन तीनों में। तो हमारा ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि n क्या हो, n कोई भी या कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो। बस ये हो जाता है हमारे, क्या ये हो जाता है हमारा उत्तर। अगला सवाल देखते हैं 95। सवाल नंबर है 95, और 95 में कहा है कि 49 की घात 15 माइनस के 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। देखिए हमने ये बताया कि यहाँ पर घात क्या है 15, अब 1 की घात कितनी में लगा दो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। अब आपने देखा कि घातें समान, और जब घातें समान तो आपके दिमाग में आया होगा कि जहाँ घातें समान होती हैं वहाँ हम यूज करते हैं बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम। तो आपने देखा कि n की घात क्या है, n की घात है विषम, क्या है, n की घात है विषम, और सबसे छोटा विषम कौन सा होता है, 1। तो बस आपको क्या रखना है, यहाँ पर 1 रखना है, किसके अनुसार, बायनोमियल थ्योरम के अनुसार, बायनोमियल थ्योरम के अनुसार। तो यहाँ रखा हमने 49 की घात 1 और 1 की घात 1, 49 में से 1 गया, कितना बचा, 48। तो देखिए 48 किस विभाज्य है, ये विभाज्य हो जाएगा 8 से, 8 छंग 48। तो कितना आ गया हमारा आंसर, आंसर हो गया 8। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 8। देखिए कॉन्सेप्ट यदि आपसे आता है तो आपके सामने सवाल उस टाइप के कैसे भी आ जाए, आप बहुत ही आराम से उसका धुआं कर देंगे। तो आप इसे नोट कीजिए। और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर लेते हैं 96। क्या लेते हैं, 96। सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर है हमारा 97, नहीं 97 नहीं 96, 96। अब 96 सवाल देखते हैं, और 96 में ये कहा है कि 67
की घात 67 प्लस फिर 67 को 68 से भाग देने पर 68 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? अब देखिए इसके दो तरीके बताऊं मैं आपको। पहला तरीका, सबसे पहले हमें भाग किससे करनी है भाई? 67 की घात 67 और 67 की घात कुछ नहीं, और भाग करनी है 68 से। किसको करनी है? 68 से। और ये पहला तरीका सिंपल वाला, भाग करते हैं। यहाँ भाग कीजिए, कितना कम? -1 कम, -1 की घात 67 हो गया और प्लस 67 और डिवाइड किससे? 68 से। किससे? 68 से डिवाइड। 1 की घात कुछ भी हो, सही, 1 की घात कुछ हो, 1 ही आता, लेकिन ब्रैकेट के अंदर चिन्ह यदि बदले हुए हैं, यदि सम है तो चिन्ह प्लस रहेगा हमेशा, और विषम है तो हमेशा माइनस रहेगा। 1 की घात क्या? विषम, तो ये बचा माइनस का 1 प्लस के 67 और कितना बटे 68, कितना बचा? 66। और जब ये 66 इससे क्या हो गया? कम आ गया, तो यही हमारा हो गया रिमाइंडर। क्या हो गया? यही हो गया रिमाइंडर। तो 66 क्या हो गया? 66 हो गया हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल। अब दूसरा तरीका देखिए करने का, सही है, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लेना। 67 की घात 67, इसे मैंने तोड़ दिया, 1 ले लिया प्लस के 66 और ये देखिए यहाँ पर भाग करें 68 से। अब आपने देखा कि 1 की घात में 67 मान लूँ, घात है समान, और जब घात है समान तो क्या हो जाता है? बायनोमियल थ्योरम लगाते हैं, और जब बायनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो यहाँ क्या करना है? यहाँ करना है हमें 1, तो 67 की घात 1 यानी इतने रहेगा, प्लस ये कितना हो जाए? 1 और बटे 68 और प्लस के 66, ये पूरा 68 हो गया, 0 बचा, और जब 0 बचा शेषफल 0 बचा, और कितना बचा हमारा? ये बच गया 66, तो कितना आ गया रिमाइंडर? रिमाइंडर आ गया 66। तो आप बायनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं और आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगला सवाल 97 और 97 सवाल हमारा ये है, ये कह रहा है कि n एक ऐसा पूर्णांक है, n एक ऐसा पूर्णांक है जिसे 4 से भाग देने पर 3 शेष आता है। भाई n कोई पूर्णांक है, n क्या है? कोई पूर्णांक है और 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना आता है? n क्या है? एक पूर्णांक है, 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना आता है? शेष आता है हमारा 3। कितना आता है शेष? शेष आ गया 3। अब बोल रहे हैं 2n को यानी कोई 2n नंबर कोई होगा, 2n को 4 से भाग देने पर, किसे भाई? 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये पूछा है, 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अब आप खुद बताइए कि यदि मैं यहाँ n का मान क्या लूँ जो मेरा शेषफल 3 बच जाए। देखिए इससे बड़ा लेना पड़ेगा, तो 5 लीजिए, ये आप 5 लेते हो शेष 3 नहीं बचता, आप 6 लेते हो शेष 3 नहीं बचता, और जैसे ही इस नंबर के स्थान पर आप लेते हो 7, भाग कीजिए, 4 ही काम 4 और 7 में 4 कितना बचा? 3। तो आपने वो नंबर कौन सा निकाला? वो नंबर निकाला 7। क्या निकाला? 7। अब वो कह रहे हैं जो भी नंबर है उसमें 4 से भाग करने पर, ये नंबर का दुगुना रखा है और 4 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? तो तुमने नंबर क्या निकाल लिया? 7 और 7 दूनी 14, तो यहाँ कितना हो गया? यहाँ हो गया 14। भाग किसे करनी है? 4 से, 4 तिया 12, कितना बचा? 2। तो रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया तुम्हारा 2। कितना हो गया? रिमाइंडर हो गया 2। तो यही तुम्हारा हो गया आंसर, शेषफल। आप इसे नोट कीजिए। फिर अगला सवाल लेते हैं हम 98। सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर है 98, सवाल नंबर 98। और 98 में क्या बोल रहा है? सवाल है, दिया है कि 2 की घात 32 प्लस 1, 2 की घात 32 प्लस 1 एक दी गई संख्या से, कोई दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त होती है, कौन सी संख्या
कौन सी संख्या इस संख्या से अभिव्यक्त होगी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कुछ ऐसे ही हैं, 2 की घात 16 प्लस 1, 2 की घात 16 माइनस 1 और 7 गुणा 2 की घात 33 और अगला ऑप्शन है 2 की घात 96 प्लस 1। अब ये ऑप्शन तुम्हारे पास हैं, ये हमारे ऑप्शन हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात, विभाज्य कब होगा? जब घात बड़ी होगी, लेकिन इसमें तो घात बड़ी है ही नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 32 है और ये 16 है। अब हमारे पास बचे ऑप्शन 2। अब इससे कैसे निकालते हैं, देखिए। अब सबसे पहले हम ऑप्शन लेते हैं ये वाला, घात कैसी है इसकी? घात है इसकी विषम। तो यदि हम कोई धनात्मक पूर्णांक मानते हैं n, विषम संख्या मानते हैं 1, तो हमने यहाँ पर रखा 1, 2 की घात 1 मतलब 2, 7 दूनी 14। क्या इससे विभाज्य है? नहीं है, विभाज्य है नहीं है। अब देखिए, आप डाट कर सकते हैं 32 या 96, तब भी आपका ऑप्शन आराम से लग जाएगा। लेकिन अब हम देखिए कैसे करते हैं। ये घात कितनी है? सम है भाई, ये घात कितनी है? 2 की घात 32 और प्लस 1। यदि मैं इसकी घात ही 32 मान लूँ तो क्या लग गई? घात समान। और जब घात समान तो क्या लग गई हमारी? ये लग गई बायनोमियल थ्योरम। क्या लग गई? बायनोमियल थ्योरम। तो ये कितना आ गया? 2 की घात 1 प्लस 1, यानी इसे यहाँ 1 रख देंगे। क्या रख देंगे? 1 क्यों सम, 1 नहीं रखेंगे, ये क्या सम। सबसे छोटा सम क्या होता है? 2, तो यहाँ रखेंगे 2, 2 की घात 2 प्लस 1 की घात 2 कितना हो गया? ये हो गया 5। कितना आ गया भाई? इसका हल क्या आया? इसका हल आया 5। अब ऑप्शन देखते हैं डी वाला, ठीक। 2 की घात 96 प्लस 1, 2 की घात 96 प्लस 1। अब देखिए घात क्या है? सम। और जब घात सम तो सबसे छोटा सम कौन सा? सबसे छोटा सम होता है 2। देखिए यहाँ पर लगते हैं 2 की घात 2 प्लस 1 कितना है? 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। क्या ये इससे विभाज्य है? बिल्कुल है, 5 ही काम 5। जब ये इससे विभाज्य है तो ये भी ये किसे विभाजित करेगा? ये इससे विभाजित करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। यदि आपको बायनोमियल थ्योरम अच्छे से आती है तो आप उसका बना हुआ क्वेश्चन आराम से कर देंगे, बहुत अच्छे कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 99। क्वेश्चन नंबर 99, तो देखिए साहब पहला नोट कीजिए और मैं कराता हूं आपको 99 क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा और क्वेश्चन 99, क्वेश्चन नंबर 99। और उसमें कहा है कि 4 की घात 47 की घात 43 और प्लस 43 की घात 43 तथा 2 सवाल दे रखे हैं, तथा 47 की घात 47 प्लस 43 की घात 47 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होगा? का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होगा? यानी इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वही उसका क्या होगा? गुणनखंड यानी फैक्टर होगा। क्या होगा? गुणनखंड या फैक्टर होगा। देखिए अब आपका एकदम माथा ठनका होगा कि ये घात समान, ये घात समान, और जब घात समान तो क्या लगाते हैं? फिर लगाते हैं हम बायनोमियल थ्योरम। क्या लगाते हैं? बायनोमियल थ्योरम। अब देखिए ये घात क्या है? सम, वो विषम। क्या है? विषम। ये भी विषम, तो विषम घात सबसे छोटा विषम 1, तो लगा देंगे 47 की घात 1 और 43 की घात 1। घात 1 कुछ भी हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यहाँ भी देखो विषम घात समान है, 47 की घात 1 और 43 की घात 1। अब उसने ऑप्शन यही दिए हैं और उभयनिष्ठ क्या हो गया इसमें? हमारा उभयनिष्ठ क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया हमारा 43 प्लस 47 प्लस 43, 47 प्लस 43। एक बार देख लेते हैं और, हाँ प्लस में दोनों, मैंने सोचा शायद माइनस में दिखे हैं, दोनों किसमें? प्लस में ही है। सही है, दोनों किसमें? प्लस में। तो उभयनिष्ठ ये तो हो गया, दोनों को बना रहा है, ये हमारा हो गया आंसर, यानी 47 प्लस 43 ये उभयनिष्ठ है, इसमें यही हो गया आंसर। सवाल नंबर 100वां सवाल है, उसने ये कहा है 2 दिए गए पूर्णांकों ए तथा बी के संगत जहां बी बड़ा है किससे?
जीरो से दो पूर्णांक Q और R, पूर्णांक क्या है Q और R हैं, इस प्रकार हैं, इस प्रकार अवश्य होंगे। तो आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में एल्गोरिथम थ्योरम, इसे बोलते हैं एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो बी क्यू प्लस आर, और जो आर का मान होता है, किसका, आर का, जो आर का मान होता है ये जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर और बी से छोटा। तो कंडीशन क्या बनती है, जीरो से बराबर आर का मान जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा और बी से छोटा। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। और देखिए, और हमारा सवाल, अगला सवाल है, और वो सवाल हमारा ये है कि सवाल नंबर 102, सवाल नंबर 102, और सवाल में कहा है 102 नहीं 101, सवाल नंबर 101, सवाल नंबर 101, और इसमें कहा है कि एक छात्र 987 को किसी संख्या से गुणा करने पर, भाई कोई भी संख्या इसमें गुणा कर रहे हैं, गुणा करने पर गुणनफल जो मिलता है वो मिलता है 55, 99 और 81, ये मिलता है गुणनफल प्राप्त किया जो त्रुटिपूर्ण था। और ये क्या आ गया, ये आ गया गलत, क्या आ गया, ये आ गया गलत। भाई कोई भी संख्या, उसने ये 987 संख्या है, उन्होंने कहा कि कोई भी संख्या ली उससे गुणा की, और गुणनफल क्या आ गया, गुणनफल आ गया हमारा ये आ गया। अब बोल रहा है कि जो त्रुटिपूर्ण था इसमें दोनों 9 के अंक गलत हैं, दोनों जो ये 9 हैं ये गलत हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कह रहे हैं तथा शेष अंक सही हैं, तो कह रहे हैं शेष अंक सही हैं। कुछ नहीं करना, इसके ऑप्शन ये है, जो ये ऑप्शन नंबर ए ये है, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी ये है, ठीक है। जो 987 है भाई गुणा करने में क्या आया, गलत आया, इसे भाग करने पर सही है, इसके फैक्टर बना लो, जो इसके फैक्टर होंगे वही क्या होंगे हमारे, वही होंगे इसमें भाग तला, 3 से भाग करते हैं, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 नम 27, 11 से काटते हैं 7 से, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना तो 4, 7 सत्ते 49, तो कितने फैक्टर आए, इसके फैक्टर आ गए 3, 7 और 47। बस कुछ नहीं करना, ये चेक कर लो कि इसमें किसकी भाजकता लगती है, ये मतलब गुणा करने पर ये कोई से अंक होंगे जिन्हें गुणा करने पर सही हमें मिले होगा, क्या मिला होगा, सही मिला होगा। अब देखिए, तो 3 की भाजकता क्या होती है, अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। करते हैं, 5 5 10, 10 6 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28। क्या 28 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। ऑप्शन पहला हो गया गलत, ऑप्शन पहला क्या हो गया, गलत। ऑप्शन बी 15, 15 और 1 16, 16 और 1 24, 16 और 8 24, 24 और 1 25। क्या 25 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया गलत। अब देखिए, 5 5 10, 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 और 1 30। चलो ये तो पहाड़े में आता है। आगे चेक करते हैं, 5 5 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 9 कितना हो गया, ये भी हो गया 30। अब देखिए दोनों ही ऑप्शन हमारे 30 आ रहे हैं, और दोनों में ही क्या हो रही है, 3 की भाजकता लग रही है। जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो कुछ नहीं करना होता है। अब कौन सी संख्या अगली, 7। अब देखिए 7, यदि इनमें से 7 की भाजकता लगाने के बाद, 7 की भाजकता लगाने के बाद यदि आपका आंसर क्या 0 आ गया, तो आप जो संख्या 7 से कटी होगी वही क्या होगी, आपका उत्तर होगा। अब 7 की भाजकता लगाएंगे, 7 की भाजकता क्या होती है, अंतिम अंक में 2 के गुणा कर घटा दीजिए और उस अंक को कम कर दीजिए, आपके 7 की भाजकता लगती रहेगी। और ये कब तक करना है, ये जब तक करना है जब तक वो संख्या 7 से विभाजित नहीं हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट काटते हैं 7 से, 7 इसे काटते हैं तो कितना है, 555 681, 7 से काटते हैं, 7 सत्ते
49, 7 सत्ते 49, कितना बचा? बचा 5, फिर 7 सत्ते 49, देखिए 7 सत्ते 49, 49 ये बचा 6, कितना बचा? 6, सिंपल। देखिए कितना बचा? 6, 7 सत्ते 49 हो गए, 7 अट्ठे 56 आ जाता, तो 49 और 6 55, तो ये हो गए 65, 7 नम 63, 7 नम 63, और कितना 2, 7 या 21, 7 या 21 और 26 हो गया था, 21 कितना बचे? 5, 7 अट्ठे 56, 2 बचा, और 7 या 21, सही है। तो ये क्या हुआ? ये हमारा 7 से विभाजित हो गया। अब इसे देखते हैं 7 से विभाजित हो गया, 7 सत्ते 2 और भी काट सकते हो, कटता रहेगा, 7 सत्ते 49, कितना बचा? 7 सत्ते 49, बचा कितना? 6, 7 नम 63, 66 हो गया, 3 बचा, 7 पंजे 35, और फिर कितना बचा? 35, और फिर 7 कम 7, ये नहीं कट रहा 7 से, तो ये 7 से विभाजित नहीं हो रहा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन हो गया सी। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन हो गया सी। आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो, इसे पूरे को 7 से भाग दे दीजिए और आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 हो जाएगा, और रिमाइंडर 0 आ गया तो ये 7 से विभाजित हो जाएगी, और जब 7 से विभाजित हो जाएगी तो वही हमारा हो जाएगा 7 वाला ऑप्शन, क्योंकि 3 और 7 की विभाजित लग गई, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा आंसर। तो आप इसे नोट कीजिए और अगला सवाल लेते हैं हम 102, लेते हैं 102। देखिए सवाल नंबर है हमारा, और सवाल नंबर है 102। अब देखिए सवाल नंबर 102, और सवाल कह रहा है कि किसी संख्या को, भाई कोई भी संख्या है, ये संख्या है, ठीक है, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 11 शेष बचता है। कितना शेष आ गया? 11 शेष बचता है। उसी संख्या को, जो ये संख्या है, इसे भाग करेंगे किससे? 17 से भाग देने पर 9 शेष बचता है। कितना बचता है? 9 शेष बचता है। और फिर कह रहे हैं 9 शेष बचता है, यह संख्या क्या है? यह संख्या क्या है? क्या पूछा है? संख्या पूछा है कि संख्या कौन सी होगी। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी संख्या को 13 से भाग देने पर, कोई संख्या 13 से भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर 11 बचता है। कितना बचता है? 11 बचता है। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर 9 शेष बचता है। यह संख्या क्या होगी? यह संख्या क्या होगी? 2 तरीके बताऊंगा तुम्हें, और दोनों तरीके आसान होंगे। देखिए क्या करते हैं ऐसे सवालों में, जब भी इस टाइप के सवाल आए, अभी तुम्हारा सवाल 102 से 105 तक हैं, सेम टू सेम, और तुम्हें ऐसे ही करने हैं, ठीक है। अब संख्याएं चाहे और दे देता तब भी ऐसा करना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर मान लेंगे 1, क्या मान लेंगे? 1। ध्यान से समझते रहना है, पूरा फोकस यहां करना है बोर्ड पर। और देखिए इसे 1 मान लिया, तो इसकी गुणा करते हैं, यहाँ क्या करते हैं? गुणा। क्या करते हैं? गुणा, और इसे जोड़ देते हैं, यानी 17 गुणा 1 और प्लस के 9, 17 गुणा 1 प्लस के 9, 17 कम 17, और 17 और 9 कितने जाएंगे? ये देखो 3 यहाँ डाल लीजिए, 20 हो गए, और कितने बचे? ये बचे हमारे 3, जब 3 6 बचे, 17 और 9 तुम्हारे हो गए 20, और 6 26, कितने हो गए? 26। तो जो संख्या, ये संख्या तो आ रही है भाई, भाज्य भाजक, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, क्या होता है? भाज्य होता है, तो ये आ गया 26, यानी ये आ गई संख्या 26। क्या आ गई? संख्या आ गई 26। अब गुणा करनी है इनकी और जोड़ देना है ये, गुणा करनी है इनकी और जोड़ देना है ये, यानी 13 गुणा 26 और प्लस के 11, 13 गुणा 26 प्लस के 11, 13 छंग 78 का 8, 13 छंग 78 का 8, हासिल लगा 7, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 7 26। देखिए 4 इसमें डाल दिए 30 हो गए, 3 बचे, 4 इसमें डाले, 4 इसमें डाले, कितने हो गए? ये हो गए हमारे 30, कितने थे? 3, ये होगा 33, और 33 ये आ गया, सही है। कितना हो गया? 33। एक बार और कर लेते हैं, देखिए 13 छंग 78 का 8, हासिल लगा 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 तो 33, और प्लस के 11, जोड़ लीजिए, कितना हो गया? ये हो गया 9, और कितना हो गया?
ये हो गया 4, ये कितना हो गया 3। तो यही तुम्हारी क्या हो गई, ये नंबर था ना, यही तुम्हारी क्या हो गई, ये हो गई संख्या। क्या हो गई, यही हो गई संख्या 349। क्या हो गई, 349 हो गई संख्या। एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान समझिए। कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 मान लेना है, ठीक। इसकी गुणा यहाँ करनी है और ये जोड़ देना है। इसकी गुणा यहाँ करनी है, गुणा करनी है और ये जोड़ देना है। फिर इनसे जो प्राप्त होगा वही क्या होगी, वही होगी संख्या, वो यहाँ लिख देंगे खाली स्थान पर। फिर इनकी गुणा करनी है, इसे जोड़ देना है। इनकी गुणा करनी है, इसे जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। और जोड़ने पर जो आएगा वो मिलेगी संख्या। क्या मिलेगी, वो मिलेगी हमारी संख्या। अब एक तरीका हुआ ये। अब दूसरा तरीका, सेकंड तरीका देखिए इन सवालों को करने का, चुटकियों में आंसर, ये तुमसे आना चाहिए। और एक तरीका ये है, बस क्या कर लेना है, एन की आकृति बना देनी है। एन की आकृति बना देनी है और जो भाजक हैं वो ऊपर लिखने हैं, जो शेषफल है वो नीचे लिखने हैं। वो सवाल में कह रहा है कि 13 और 17 किसी संख्या को 13 और 17 से भाग कर रहे हैं। किससे, 13 और 17 से भाग कर रहे हैं। तो शेषफल कितना आता है, शेषफल 11 और 9 आता है। शेषफल क्या आता है, 11 और 9 आता है। कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया 26। कितना हो गया, 26। इन दोनों को जोड़ दो 26, और जो यहाँ संख्या आए उस संख्या की गुणा यहाँ संख्या कर दो। यानी 26 और 13 की गुणा, और 26 और 13 गुणा कितनी आई, वो हमारी आई 338। कितनी आई, 338। ध्यान रखना, इन दोनों को जोड़ना है, जो संख्या आएगी उसकी संख्या से गुणा करनी है, और जो यहाँ संख्या मिलेगी उसे फिर जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना किसमें, जो नीचे संख्या होगी। तो 338 और 11 कितने हो गए, ये हो गए 349। और जो मिलेगा लास्ट में वही तुम्हारे होगी, वही होगी संख्या। वही क्या होगी, वही होगी संख्या। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, एन की आकृति बनानी है, एन की आकृति बनानी है। और क्या करना है, जो भाजक के ऊपर लिखने हैं, जो शेषफल नीचे लिखने हैं, सही है। और इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। जो संख्या आएगी फिर इस संख्या से गुणा कर देना है, और गुणा करने के बाद जो आएगा फिर जोड़ देना है। पहले जोड़, गुणा, फिर जोड़, पहले जोड़, फिर गुणा, फिर जोड़। तो ये तुम्हारा होता है तरीका। और आप इस टाइप के सवाल 1 से 2 से लेकर 105 तक, ये तो मैंने कहा दिया 105 तक करना, आपका आराम से इस विधि से उत्तर मिल जाएंगे। आपको ना ही कोई एक्स मानना है, ना ही कोई वाई माननी है, बहुत ही आसानी से आपके उत्तर मिल जाएंगे। और हम जो अब करेंगे, यदि नहीं होते हैं तो मैं खुद कराऊंगा इन सवालों को, और बहुत ही आसानी से सवाल हो जाएंगे। और अब जो हम करेंगे वो करेंगे श्रेणी वाले। इसी में के पहले मैं अपनी ओर से श्रेणी को समझाऊंगा और फिर हम सवालों को लेंगे। तो देखिए इतने अच्छे से मैं आपको ये बुक करा दूंगा, बहुत ही अच्छे से और बहुत ट्रिक के साथ और बेसिक के साथ भी। तो आप सभी को नमस्कार और जय हिंद।